संतोष जी, अभी हम लोगों ने सदगुरु रैदास साहब की जयंती मनाई है 5 तारीख को, 5 फरवरी को। साहब की वैसे तो वाड़ियों को उनके विरोधियों ने, आजीविका कौम के विरोधियों ने नष्ट कर दिया था और जो बची थी उसको परिचित कर दिया था। लेकिन अब डॉक्टर धर्मवीर जी ने अपनी किताब में महान आजीवक कबीर रैदास और गोसाल में रैदास साहब की मूल वाड़ियों का संकलन कर दिया है। तो अब हमें रैदास साहब को समझने में, रैदास साहब का आंदोलन जानने में, रैदास साहब की सच्ची जो वाड़ी थी और विचारधारा उसको पढ़ करके हम उनके आंदोलन को समझ सकते हैं और उनके जीवन को भी समझ सकते हैं। तो रैदास साहब इसी क्रम में हमारे पास, हम जब महान आजीवक कबीर रैदास और गोसाल में जब रैदास साहब की वाड़ियाँ पढ़ते हैं तो कई कहें कि वाड़ियाँ हैं। इसी तरह से एक वाड़ी है घर को लेकर के, घर गृहस्थी को लेकर के। रैदास साहब उसमें एक पद है रैदास साहब का। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो उनका समय है मध्यकाल का, सदगुरु रैदास का, वो बिल्कुल दो संस्कृतियों का पूरा प्रभाव था, वर्चस्व था। एक हिंदू कल्चर जो चल रही थी उससे पहले, उसके बाद इस्लाम आई। लेकिन इन तीनों से अलग जो सदगुरु रैदास की कौम थी, आजीवक कौम, और उस कौम की अपनी जो पहचान थी, उसकी जो पीड़ा दर्द थे, और उसको लेकर जो एक बहुत बड़े फिलासफर यानी अग्रदूत कहा जाए कि वैचारिक और सांस्कृतिक, दलित कौम के वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन के वो अग्रदूत थे। और उन पूरा जो इन दोनों कौमों का जो उनकी विरोधी कौमें थी, उनकी जो जीव दर्शन है, कल्चर है, उससे अलग और स्वतंत्र अपना जीवन दर्शन वो देते हैं। जैसे अब जो पद आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे। विरोधी कौमें थी, मतलब उनके समानांतर दो कौमें थी और एक का सत्ता था स्थापित, दूसरी कौम का सामाजिक वर्चस्व था। हालांकि सत्ता में उसका भी हस्तक्षेप था। आज रैदास साहब का जो समाज था वो सत्ता विहीन था, सामाजिक स्तर भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी समाज जो है अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। तो रैदास साहब अपनी वाणी के माध्यम, जैसे आपने कहा कि वो अपने कौम का एक दर्शन स्थापित कर रहे थे, एक अपनी पहचान स्थापित कर रहे थे। वो अपनी परंपरा का नेतृत्व कर रहे थे। और वर्तमान जो मध्यकालीन समस्या थी भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था के सामने, उन समस्याओं और का सामना करते हुए वो अपना जीवन दर्शन दिए हैं, जो उनकी अपनी कौम, उनकी अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसे एक पद है, इस पद में पढ़ रहा हूँ, देखिए रैदास साहब का ही एक पद है, हालांकि कई सारे पद हैं, जिसमें से एक है, नेक कमाई जो करे घर तज बन नहीं जाए, रैदास हमारो राम घर में मिल ही आए। अब इसमें कभी रैदास साहब कई चीज़ें बात इसमें कह रहे हैं। दो लाइन का जिनका दोहा है रैदास साहब का। पहला है नेक कमाई जो करे, नेक कमाई पे जोर दे रहे हैं। घर तक बन नहीं जाए, यानी जो घर में रहे, घर छोड़कर सन्यासी बन का मतलब ही ना सन्यास ना बने। जैसे इसको हम दो शब्दों में समझना चाहिए तो जो दलित कौम है ये भारत का मूल निवासी है। इसके ऐतिहासिक एविडेंस भी मौजूद हैं। हमारे स्वामी अच्युतानंद हरिहर भी इस बात की तहकीकात करते हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर जो आजीवक दार्शनिक है, वो कहते हैं कि बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य, ये तीनों एक ही परंपरा के लोग हैं और ये तीनों विदेशी आ रहे थे। और इन तीनों का जो दर्शन है वो सन्यास का है, जबकि जो सदगुरु रैदास और उनकी परंपरा का जो दर्शन है वो गृहस्थ का है। तो उसी बात को कह रहे हैं, नेक कमाई जो करे घर तज बन नहीं जाए, यानी जो ईमानदारी से, श्रम से जीवन जीता है और अपने उदर पूर्ति के लिए काम करता है, वो घर तज को यानी अपनी गृहस्थ को त्याग के वन यानी जंगल में क्यों जाएगा, क्यों सन्यास ग्रहण करेगा। सही बात है। ये देखिए, ये उनकी स्वतंत्र सांस्कृतिक और दार्शनिक चेतना का ये महात्म्य है। और इसकी जड़ें जो हैं वो बिल्कुल आजीवक से जुड़ती हैं कि हम देखते हैं कि उनके परवर्ती जो जैसे तुलसीदास बाद में आते हैं और ब्राह्मण हैं, बुद्ध भी सन्यास की वकालत कर रहे हैं, महावीर भी कर रहे हैं, शंकराचार्य ब्राह्मण धर्म में अपने तो कर ही रहे हैं।
लेकिन सदगुरु रैदास तो गृहस्थ है ना, तो आगे उनका वही पद है कि रैदास हमारो घर घर में मिले, यानी जब हम इसी नैतिकता के साथ जीवन जिएंगे तो हमारे धर्म, हमारे इष्ट और ईश्वर, हमारा घर ही मंदिर है, घर ही पूजा है। हमें मतलब धर्म की उस मंदिर मंदिर खड़ा नहीं, मंदिर मंदिर आज भी और प्राचीन काल में भी शोषण के एक अस्त्र बने हुए थे, और औरतों का शोषण होता था, समाज का शोषण होता था। तो जब एक सदाचारी और नैतिक पुरुष जीवन दर्शन, गृहस्थ जीवन दर्शन की बात करेगा तो परिवार ही उसके दर्शन का केंद्र बिंदु होगा। और परिवार को लेके हमारे सदगुरु कबीर और रैदास दोनों बात करते हैं। माने इसका मतलब यह है कि रैदास साहब की जो कौम है, रैदास साहब का जो समाज है, वो इस पद के द्वारा वो अपने समाज की विशेषता को बता रहे हैं, अपने समाज का मूल लक्षण बता रहे हैं। रैदास साहब की सवारी के बहाने हम पूरे दलित कौम को देखें, पूरे आजीविक समाज को देखें कि पूरा आजीविक समाज जो है वो नेक कमाई अर्थात ईमानदारी से कमाता है। दूसरी बात, वो घर तज बंद नहीं जाता, नहीं घर गृहस्थी में रहता है, विवाह करता है। रैदास साहब खुद विवाहित थे। उनकी जरा इस बहाने हम रैदास साहब के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। रैदास साहब के माता पिता का नाम क्या था, उनकी पत्नी क्या नाम था, कैसे वो घर गृहस्थी संभालते थे, क्या करते थे? देखिए उनके ऐतिहासिक जो जैसे एक बहुत बड़ा ये ना कि रैदास साहब तो जूते का काम करते थे, जूता गाड़ते थे, तो जरा ये उनके घर गृहस्थी नहीं, देखिए जूता गाड़ना कोई हीनता का काम नहीं है, और चमड़े की सभ्यता, चर्म सभ्यता इस देश में रही है, और दुनिया जो है कि दुनिया की कोई सभ्यता चमड़े की सभ्यता से अछूती नहीं रही है। मध्यकाल में तो चाम से बने हुए, बिना चाम के उपयोग से कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती थी, जैसे ढाल बनाना, तलवार के म्यान बनाना, और उनके जूते आज भी अगर जो चमड़ा नहीं रहता तो क्या सेनाएं टिक सकती हैं बॉर्डर पे? तो एक चमड़े के साथ जुड़ी हुई कौम थी, उसको हीन बना देना, अछूत बना देना, ये निहायत अमानवीय कृत्य है। तो इसके जड़ को समझना होगा। सदगुरु रैदास अपनी सभ्यता को अपनी सभ्यता, संस्कृति और दर्शन को जोड़ के एक दूसरे में गूंथ के लेके चलते हैं, और श्रम की महत्ता का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं वाचाल नहीं होना है, केवल कुछ रोते हैं वाचाल होके और उसी विधा अंधविश्वास फैला के अपना उधर पूर्ति करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जीवा सो ओंकार, जब हथन सो कर काम। अभी इसी पद हम लोग और आगे बात करते हैं इसको। तो ये बताइए, रैदास साहब कह रहे हैं नेक कमाई जो करे घर तक बंद नहीं जाए। इसका मतलब दलित कौम नेक कमाई करती है, कमाती है, घर गृहस्थी साथ रहती है। लेकिन आज के संदर्भ देखिए आप, दलितों को रोजगार, जानबूझ के रोजगार छीना जा रहा है उनसे, है, उनको रोजगार विहीन बनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दलित अपने मोरल सुरक्षा कैसे करें? जैसे मान लीजिए दलित कौम इस देश में गरीब, अगर गरीबों की सर्वे किया जाए तो उन गरीबों में सर्वाधिक संख्या किसकी? दलितों की है, सबसे ज्यादा है। वही गरीब ही वही है, गरीब वही है, ठीक है। अच्छा, दलित कौम का मूल लक्षण क्या है? ईमानदारी से कमाने का, वो चोरी नहीं। इसका मतलब यही जो रैदास साहब बता रहे हैं, इसका मतलब वो चोरी नहीं कर सकती, वो डाका नहीं डाल सकती, हाँ, करप्शन नहीं है ना, वो सरकारी नौकरी में घूस नहीं लग सकती, और दूसरे के हिस्से का कब्जा। इसका मतलब वो काम, लेकिन वो काम करना जानती है, काम चाहिए उसको। लेकिन ये व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं जो है इस समय, वो दलितों को तो काम नहीं दे रही हैं। तो फिर वो कैसे अपने घर गृहस्थी का पालन करे? ऐसे चुनाव, ऐसे मतलब कि गंभीर समय में वो अपने इन मूल्यों की रक्षा कैसे करे? रैदास साहब जो सिखा रहे हैं कि नेक कमाई जो करे घर तक बंद नहीं जाए, यानी जो ईमानदारी से कमाए और घर भी ना छोड़े। लेकिन जो व्यवस्था है वो घर छोड़ने मजबूर कर रही है, काम छीन रही है, तो घर छोड़ने मजबूर कर रही है ये। तो ऐसे में हमारी कौम अपने मूल्यों की रक्षा कैसे करे? देखिए, एक बहुत बड़ी चीजें हैं कि जो गुलाम कौमें होती हैं और वर्चस्ववादी कौमें हमेशा ये चाहती हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे, सत्ता में के सेंटर में वो बने रहें। तो ये जो दलित कौम है उसकी, और जो वर्चस्ववादी सत्तासीन सत्ता है, उससे युद्ध चला है। कॉमन चीज नहीं कि हम शासित होते रहें और वो शासक होते रहें। ये परिवर्तन होना चाहिए। जो ये नौकरी से बाहर रखा जा रहा है, आर्थिक स्ट्रक्चर से बाहर रखा जा रहा है, ये युद्ध है, वो जानबूझ के रखा जा रहा है। आप मजबूत होंगे तो उसकी सत्ता को आप चुनौती देंगे।
तो सर्वाधिक जनसंख्या जिनकी, ये देखिए कितना बड़ा विडंबना है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जिनकी संख्या अधिक होती है उनके पावर ऑफ बैलेंस उनके पक्ष में होता है। लेकिन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो कौम सर्वाधिक संख्या में है वो सबसे ज्यादा राजनीति से कटी हुई है, आर्थिक स्ट्रक्चर से कटी हुई है, सामाजिक रूप से हीन और कमजोर बनी हुई है। तो दुनिया में इस तरह के उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। और इतनी दयनीय स्थिति है। इसके मूल जो बुनियादी जो समाज की बुनियादी जरूरत होती है, जब तक उसकी हम बात नहीं करेंगे तब तक ये समस्या होती रहती है। बात यह है कि एक कौम संगठित और मजबूत कैसे होती है, उसके पास अपनी पहचान का एक धर्म हो, और जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है किसी को गुलाम बनाने के लिए, उसके इतिहास को खत्म कर दीजिए, उसको धर्म विहीन कर दीजिए। जब धर्म विहीन हो जाएगा तो इधर उधर भटकेगा, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी, कोई संगठित नहीं रह पाएगा। तो धर्म की बात और कल्चर की बात कर रहे हैं सदगुरु रैदास कि हमें अपने ईमान, पराधीनता पाप है जान रहे हो रे मीत, पराधीन बेदीन से कौन करे हैं प्रीत। वो कह रहे हैं कि भाई हमें पराधीन ही नहीं, पराधीनता तो पाप के समान है, और बेदीन बन के हमें नहीं रहा, हमें अपने दीन और ईमान के साथ उठ खड़ा होना है। हम दुनिया में अपनी पहचान मुकम्मल कर सकते हैं। और सदगुरु रैदास के समय में कितनी विकट परिस्थितियां थी, कोई कल्पना कर सकता है, जहां तलवारों और भालों से चीजें तय की जा रही थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन वो अपनी कौम का नेतृत्व कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। आज हमारे लोग उस अवस्था में तो नहीं है, लेकिन ये हालत से और क्यों बना हुआ है। हम अपनी पहचान, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को पहचान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आधुनिक भारत में देखे तो स्वामी अच्युतानंद हरियर तो अपनी कल्चर की बात कर रहे थे ना, कल्चर के द्वारा ही पॉलिटिक्स लेके आ रहे थे। जबकि अंबेडकर को हम देखें तो वो अपने रूट से कट गए, वो दूसरे धर्मों में जाना चाह रहे थे, अपनी जाति को खत्म करके दूसरी की जातियों में समाना चाह रहे थे, अपनी पहचान मिटाना चाह रहे थे। तो जो अम्बेडकरवादी पॉलिटिक्स है वो डाइवर्जन लाया है, दलित कौम की जो सोशल डेवलपमेंट की जो स्ट्रक्चर है उसको छिन्न भिन्न किया। तो हमारी कौम बिखर गई। जब बिखर गई तो हम आर्थिक जो स्ट्रक्चर की चीजें हैं, आर्थिक बुनियाद की जो चीजें हैं, उस पर सेंट्रलाइज नहीं हो पाए। तो देखिए, जब हम एक कौम के रूप में उभरते हैं तो अपनी आर्थिक शुद्धिकरण यानी बाजार की नीति होनी चाहिए। जिस कौम के पास अपनी बाजार का दर्शन नहीं होता है, वो कौम फिर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। और जब वो मजबूत रहेगी तो सत्ताएं भले ही उसकी न रहें, लेकिन एक कौम के रूप में सत्ताओं पे तो दबाव डाल सकती है कि भाई हमारी बुनियादी जरूरतें है, हम भी तो नौकरी पेशा में चाहें। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि एक जाति के रूप में मैं बात करना चाहता हूँ, चमार जाति। कांसीराम साहब कहते हैं कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखते हैं, और पूरे मतलब क्षेत्रों में तो सर्वाधिक सबसे बड़ी जाति चमार है। और मैं उत्तर भारत में 18 प्रकार की जातियों को मजबूत एक किया हूँ, चमारों को, और उनके द्वारा ही सत्ता परिवर्तन की मैंने मुहिम तैयार करी है। तो आज देखिए कि इस देश में चमारों की कोई पॉलिटिक्स नहीं है। छोटी छोटी जातियों के अपनी तो प्रतिनिधि हैं, लेकिन इसकी पॉलिटिक्स तो शून्य हो गई ना। इस शून्यता के कारण क्या है, ये हताशा और निराशा क्यों है समाज में। तो अगर यही स्थिति बनी रही और समाज कोई मूवमेंट नया खड़ा करा, तो उसकी जो आने वाली पीढ़ियां वो तो बर्बाद होके रहेंगी ना। तो कहने का मतलब है ये है कि जो ये दलितों की दुर्दशा जो है, ये एक तरह का युद्ध है। ये बिल्कुल, ये नॉर्मल ये बात नहीं है ये। हाँ, तो युद्ध किसके बीच में है? कुल मिला के यही है कि जो नेक कमाई नहीं करते, अर्थात जो बेईमान है, बेईमान, उनसे नेक कमाई करने वालों, यानी आजीवन कौम की लड़ाई वैचारिक युद्ध है। दूसरा, जो घर गृहस्थी में रहते हैं आजीवक लोग, उनसे जो घर गृहस्थी नहीं रहते अर्थात सन्यासी वाले, उनसे लड़ाई चल रही है, यानी वैचारिक संघर्ष है। तो संघर्ष और लड़ाई युद्ध कौन जीत पाता है, इसका मतलब है त्याग करना पड़ेगा। देखिए शहादत की बेड़ी हाँ, पे चढ़े बगैर त्याग किए दलित मजबूत नहीं होंगे। मुक्ति के स्वप्न साकार नहीं होते हैं। तो देखिए शहादत की बेदी पे तो हमारे सदगुरु रैदास चढ़े, उनकी हत्याएं बड़ी जघन्य तरीके से की गई हैं, पूरे शरीर को चीर दिया गया। और अच्छा, इसका मतलब ये भी समझ में आ रहा है हमको, जैसे दलितों को जानबूझ कर गरीब बनाए रखा, व्यवस्था में बना रखा है। उनके जो पेशे थे, जैसे रैदास साहब हमारे ना चमड़ा सभ्यता से जुड़े हुए थे, चमड़े का व्यवसाय करते थे। तो आज दलित तो चमड़े से दूर हो गए हैं, चमड़े के व्यवसाय से चमड़े के जो दूर हो गए हैं। बिजनेस है वो तो बनियों के हाथों में है ना। हाँ। जो द्विज समाज के हैं, बड़े कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब मजे की बात है कि वहाँ काम करने वाले मजदूर कौन है?
सदगुरु रैदास की हाँ। कौम के ही लोग मजदूर हैं, मजदूर लेकिन बनते मालिक कौन बन रहा है? जबकि होना चाहिए कि अगर चमड़े से उसे जोड़ दिया गया था, तो इस देश के चमड़े के सारे कारोबार पे चमारों का हम्म, कब्जा होना हम्म। चाहिए। 1 तो इंच चमड़ा भी चमार के कौम के पूछे बिगान किसी को नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे समाज। बिल्कुल। जब इस रूप में उसे मिली हुई होती शक्ति, तो देखते क्या होता। आर्थिक डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं कि कुछ तो हो, यदि कोई एक कौम है, उस कौम के हिस्से में आर्थिक स्ट्रक्चर का एक बुनियादी बिंदु होना चाहिए। यदि उसके हिस्से में गेहूं उगाने का है, तो गेहूं उगाने का इस देश में मतलब उसके कीड़े से भी जुड़ जाना, उसको है जिम्मेदारी ले लेना, और एक दाने पे भी उसका नियंत्रण हो। तो लेकिन हम देखें तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। वही कहने का मतलब हम है, तो रैदास साहब चमड़ा सभ्यता जुड़े हुए थे, और कबीर साहब मतलब कि जुलाहगिरी नहीं, जुलाहा का पेशा होता है, हाँ। जुलाहगिरी पेशा है, तो कबीर साहब उस पेशे से जुड़ते हैं। आज के कबीर रैदास के बालकों के पास अपने पेशे ही नहीं है। उनसे पेश क्यों नहीं पेशे हैं? क्योंकि इन पेशों को घृणित कर दिया गया, नीच बना के। देखिए ये भी एक युद्ध था हाँ, कि युद्ध उस था। पेशे से कैसे इनको छुड़वाएं। पेशे से छूटेंगे नहीं तो इनकी सभ्यता मजबूत होगी, और वो सभ्यता आगे विकसित होगी। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि चमड़े की सभ्यता रही है, तो चमड़े की सभ्यता विकसित होती तो आज किस रूप में होती? क्या उस सभ्यता के लोग आज मजदूर और भिखमंगे बने रहते? जाहिर नहीं है। इस सत्ता संतुलन के एक पिलर वो भी रहते। तो जब हम अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर और अपने धर्म को छोड़ते हैं, तो हम अपने अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं। अस्तित्व किसी भी कौम का अस्तित्व की जो बुनियाद पिलर्स होते हैं, उसकी आर्थिक स्ट्रक्चर का जो होता है, धर्म होती है, संस्कृति होती है, और उसके दर्शन होते हैं। तब उसके बाद उसके जो पॉलिटिक्स है खड़ी होती है। आज देखें तो जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं है, वो बुनियादी चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं। तो जो प्रचार के रूप में पॉलिटिक्स केवल सिखाई जा रही है, वो भी तुच्छ और दो कौड़ी की पॉलिटिक्स, जिससे कोई मतलब वो अपने समाज की बुनियाद का एक हिस्सा भी परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इस टुच्ची पॉलिटिक्स से वो पूरी सोसाइटी का सोचते हैं कि जादू की छड़ी ऐसे छुआएंगे और उस पूरे समाज की समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो मूलतः सामाजिक समस्याओं पे कोई भी इस देश में जो दलित पॉलिटिक्स उसके थिंकर्स हैं, आप उठा के देख लीजिए, कोई बुनियादी बात तो करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कुल मिला के जो हम लोग अभी रैदास साहब का पद पढ़े हैं, नेक कमाई जो करे घर तज बन नहीं जाए, रैदास हमारो राम घर में मिलैया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक ना? तो ऐसे में जो दलितों को जानबूझ के गरीब बनाया जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है उससे, इसका मतलब क्या है? जो बेईमान लोग हैं, जो जो चोरी करते हैं, वो चोरी के कुसंस्कृति में दलितों को भी ढालना चाहते हैं, काम छीन करके। और जो सन्यासी लोग हैं, वो दलितों को घर छुड़वाना चाहते हैं, ताकि वो उनकी संस्कृति में आ जाए। तो हमारा यही मतलब है, हम रैदास साहब की इसको मैं बताना चाहता हूँ 1 मिनट। इसका मतलब ये सांस्कृतिक वर्चस्व की लड़ाई हाँ, में कोई क्या करता है? सांस्कृतिक वर्चस्व को जैसे मान लीजिए उसके तो सन्यास की परंपरा और संस्कृति है, तो वो अपने वर्चस्व को, वो गृहस्थ को टिकने थोड़ी देगा। हाँ। वो सोचेगा कि हमारी जो परंपरा और संस्कृति है, उसी में वो जो हमारा दुश्मन है, वो भी समाज है, उसको खत्म कर दें। जबकि हमें गृहस्थ की जो कल्चर है उसको मजबूत करना था, और सन्यास की कल्चर को टारगेट करना चाहिए। ये लड़ाई है, और परस्पर युद्ध जब होता है, द्वंद्वात्मक विकास जो जिसको कार्ल मार्क्स समझाते हैं, तब चीजें आगे बढ़ती हैं। न इसका अस्तित्व कम होना चाहिए, न एक खत्म अस्तित्व, ये जो है ये अपने बने रहे भाई। हाँ। लेकिन हम अपने अस्तित्व की सुरक्षा तो कर लें, ये बुनियादी चीजें। तो हम लोगों को भले कितनी बेरोजगारी आए या हम बेरोजगार रहें, हमें अपने रैदास साहब की वाणी को ध्यान में देना है। पूरी दलित कौम को वो अपने इस मूल लक्षण पे टिके रहें, अडिग रहें। हमें नेक हर हालत में हमें ईमानदारी से काम करना, चाहे जैसे हम रहें, और अपने घर गृहस्थी के साथ ही रहना है, चाहे जैसे भी हो जाए, है ना? मतलब तभी हम ये जीत पाएंगे, तभी हम अपने आप को बचा के रख पाएंगे। जी। अब अगली कड़ी में हम लोग दोबारा बात करेंगे इसी के साथ। बंद करते हैं। आज की बातचीत का हम लोग ऐसे औपचारिक बातचीत थी, हम लोग बात किए हैं, आगे भी बात करते रहेंगे। नहीं, हम ही लोग बात करेंगे। नहीं, रैदास साहब, कबीर साहब हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे हैं, हमारे परदादा दादा लगते हैं वो। तो उनकी वाड़ियों पे तो दलित कौम को बात करनी चाहिए, दलित बच्चों को बात करनी चाहिए, समझना बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक। अब अगले वीडियो में हम